हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट शो को, जो बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा। जिस लेवल से आपके फायरमैन में एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लेवल से यहाँ पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिले। और ये प्रैक्टिस सेट तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर बताना कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अगर हम भारत की मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जहाँ सूती वस्त्र का उद्योग होता है तो उसको क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भारत। उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर की बात किया जाए तो ये कानपुर को कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण भारत की अगर मैनचेस्टर की हम बात करें तो ये जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। और लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, अहमदाबाद को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, भारत सबसे लंबा रेल सुरंग किस राज्य में स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना कि भारत सबसे लंबा रेल सुरंग किस राज्य में स्थित होती है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इसको किस नाम से जाना जाता है, इस सुरंग को, इसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना, पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। अगर हम पूरा विश्व की बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा जो है रेल सुरंग किस कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका सिकोन। क्या हो जाएगा, सिकोन है, जो कहाँ पर स्थित है, ये जापान में स्थित है। कहाँ है, जापान में स्थित है। अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो ये पीर पंजाल है, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भारत में जनगणना के कार्य की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। ये आपको यहाँ पर बताने कि भारत में जो जनगणना प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में की जाती है, 2011 में हुआ था, उसके बाद कब 21 में होने वाला है। तो भारत में जनगणना जो है करने के लिए ये जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर है, तो ये केंद्र सरकार के ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि इसका जो है जिम्मेदारी किसके ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है। और ये जो है भारत में जो है प्रत्येक वर्ष जनगणना जो है, ये जनगणना अधिनियम जो है 1948 के तहत ये की जाती है। किसके तहत, 1948 के तहत जो ये प्रत्येक वर्ष जो जनगणना कराई जाती है। और ये किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये आपको यहाँ पर बताना कि खाद्य ऊर्जा जो किसके द्वारा मापी जाती है, प्रदर्शित की जाती है, तो ये कैलोरी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और किलोग्राम की अगर बात करें तो इसमें द्रव्यमान को मेजर किया जाता है, और मीटर में लंबाई को मीटर किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, द्रव्यमान को किया जाता है, एम को किया जाता है। उसके बाद किलोवाट घंटा में जब हम व्यावहारिक तौर पर बिजली का उपयोग करते हैं तो उसको किलोवाट घंटा में मेजर किया जाता है। लेकिन खाद्य ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसको कैलोरी में मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्राकृतिक रूप से खट्टा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरका जो ये प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हरिजन संघ की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ताकि हरिजनों तक क्या हो, शिक्षा, अच्छी शिक्षा एवं तकनीकी सुविधा पहुँच पाए। इसलिए जो है महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किए थे। कब किए थे, 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन संघ सेवक की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, ताकि हरिजन संघ शिक्षा एवं तकनीकी आसानी से पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये कहाँ किया गया था, तो ये कोलकाता में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, वराह कोलकाता में किया गया था। ये वराह नगर कोलकाता में ये किया गया था। वरानगर कहाँ है, ये कोलकाता में स्थित है। और ये कब किया गया था, 1897 में किया गया था। कब, 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में किया गया था। और ये जो है किस लिए किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है निराकरण, ईश्वर की भक्ति के लिए और एकेश्वरवाद का प्रचार के लिए और हिंदू धर्म का पुरातन के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रकार के ज्यादातर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी जहाँ पर रहे, उपयुक्त में से सही अक्सर वही सही होता है। तो वहाँ पर आप अगर नहीं भी जानेंगे तो वहाँ पर आपको टिक कर देना है, और लगभग ये सही ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी पंच के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं।
मंगल ग्रह का रंग जो है ये किस प्रकार से होता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है, ये लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है अधिकता होने के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये लाल दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि मंगल ग्रह पर जो होता है ये मौसम परिवर्तन होता है। ये भी ऐसे भी पूछा जाता है कि किस ग्रह पर मौसम परिवर्तन होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। मंगल ग्रह पर क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस ग्रह का रंग जो है लाल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए सही हो जाएगा। किस ग्रह का? तो ये मंगल ग्रह का होता है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से किस पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, यानी जो है क्षय होने का मतलब है कि ये जो है कम होता है यानी घटता है। तो ये जो निर्जलीकरण का सर्वप्रथम ये मतलब ये समझिए कि निर्जलीकरण अगर मानव शरीर में हो रहा है तो इसका मतलब हम जितना पानी क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं उसके तुलना में अधिक मेरा क्या हो रहा है, पसीना निकल रहा है, तो उसी को निर्जलीकरण बोला जाता है। अगर ये अपमार्जक मान लेते, कोई अपमार्जक अगर इसमें हम पानी दे के इसको गीला कर देते हैं, उसके बाद ये सूखने के बाद क्या होता है कि छोटा छोटा ढेला की तरह बन जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, निर्जलीकरण वहाँ भी होता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि छोटा छोटा ठोस पदार्थ में वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को निर्जलीकरण बोला जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में अगर निर्जलीकरण होगा तो सामान्यतः किस पदार्थ का क्षय होगा, तो ये सोडियम क्लोराइड का होगा, NaCl का होगा। चूंकि मानव शरीर में क्या पाया जाता है, पसीने में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में के लिए सही हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर इसका क्या होगा, क्षय होगा। तो चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन है, तो ये हो जाएगा नीली व्हेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में उसके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सबसे बड़ा जीवित क्या है, नीली व्हेल जो है सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव, ऑप्शन नंबर 20 में उसके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। मरासमस किसकी कमी के कारण होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मरासमस की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर इस पंच के लिए डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चूंकि मरासमस जो है किसकी कमी से होता है, ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है। इसके कमी से होने वाली बीमारी क्या है, तो ये क्वासी-योरकर है। और क्या है, ये जो है अगर बच्चा में अगर ये बीमारी हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मरासमस कहेंगे। और अगर किसी बड़े व्यक्ति में हो रहा है तो उसको क्वासी-योरकर कहेंगे। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है किसके कमी से होता है, तो ये प्रोटीन के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी किस राज्य में है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हीराकुंड परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड की अगर हम बात करें तो ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर ये बात किया जाए यहाँ पर कि हीराकुंड परियोजना जो ये किस नदी पर है, तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि ये जो है किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। और हीराकुंड परियोजना की अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। एशिया की छत किसे कहा जाता है, एशिया की छत क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना कि एशिया की छत है। तो एशिया की छत की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पामीर के पठार जो एशिया का छत कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि पामीर का पठार जो एशिया का छत कहा जाता है। और इसको जो संसार का छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको संसार का भी छत कहा जाता है। और ये जो एशिया का भी छत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताएं। तो ये जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है ऑप्शन नंबर डी, सुएज नहर है। क्या है, सुएज नहर है जो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है। और इसको कब खोला गया था, सुएज नहर को कब खोला गया था, 1869 में इसको खोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारत में गन्ने की खेती जो है एक उदाहरण है। गन्ने की खेती जो है ये किस प्रकार का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो गन्ने की खेती जो है ये एक रोपण फसल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, रोपण फसल के अंतर्गत आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत में गन्ने की खेती जो ये रोपण फसल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना। अगर राष्ट्रपति का, सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। चूंकि राष्ट्रपति को जो है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। तो जनता के द्वारा अगर कहीं पर चुना जा रहा है, जैसे CM हो गया, उसके बाद PM हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे, जिसको जनता के द्वारा स्वयं चुना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वो क्या होता है कि सभी
मंत्रीगण बैठ करके इसको क्या करते हैं, खुद इनका चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर मामले में अगर विवाद हो जाता है, इसको सुलझाने का काम कौन करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्र का उच्च न्यायालय करेगा। और साथ में अगर उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव संबंधी में किसी भी प्रकार की समस्या या शंका होती है तो उसको जो है कौन सुलझाने का काम करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सुलझाने का काम कौन करेंगे, भारत का उच्चतम न्यायालय करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। और ये जो है सुलझाने का काम, अगर ये आपसे पूछा जाए कि सुलझाने का काम जो है ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 71 के तहत यानी 71 के तहत जो है सुलझाने का काम किया जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ जाते हैं। कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए उन्हें किसकी कमी हो सकती है, यानी किस विटामिन की कमी हो सकता है अगर कोई व्यक्ति सिर्फ चावल दाल और दही खाता है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए चावल से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि चावल से उसको क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और दाल से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाल लिखा हुआ टाइपिंग मिस्टेक है, तो दाल से उसको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। और दही से उसको क्या मिल जाएगा, तो दही से उसको क्या वसा मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको वसा मिल जाएगा। और स्टार्च इन तीनों से उसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर विटामिन ए जो है ये किसी से भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति दाल चावल और दही का सेवन करता है और इसके अलावा कुछ नहीं सेवन करता है तो उसको विटामिन ए की कमी हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी के यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। सौर सेल, अगर ये पूछा जाए कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो ये गाजर में पाया जाता है, काफी नॉर्मल है, ये सभी को पता होता है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाता है। सौर सेल 18 में पूछा जा रहा है कि सौर सेल जो है परिवर्तित करते हैं, यानी सौर सेल जो है ये किसको किस में परिवर्तित करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, तो ये गलत हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को सिर्फ ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट में दिया हुआ है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये सही हो जाएगा। चूंकि ये जो सौर सेल होता है ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी में आपसे सी में दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में भी नहीं करता है। सौर सेल करता क्या है, तो ये करता क्या है, तो सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी क्या है, तीन किसी न किसी प्रकार से एक क्या है, किसी न किसी का क्या है खनिज है, लेकिन एक इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि खनिज नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन ऐसा है जो खनिज नहीं है। तो स्लेट सेल जो है ये खनिज है। ये क्या है, एक प्रकार का जो है ये कायांतरित चट्टान का ये भाग है स्लेट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए के यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये बाकी तीनों क्या है, एक प्रकार का खनिज है। ऑप्शन नंबर ए के लिए इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक कायांतरित चट्टान का भाग है। ऑप्शन नंबर ए के लिए सही हो जाएगा स्लेट। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, ये डायलिसिस का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो डायलिसिस की अगर हम बात करें तो ये गुर्दे का जो है, अगर गुर्दे में किसी भी प्रकार की यानी किडनी जिसको बोलते हैं ब्रीकक, क्या बोलते हैं इसको, ब्रीकक बोलते हैं, या किडनी या गुर्दा कुछ भी इसको बोल सकते हैं तीनों में से। तो ये जो है किसके कारण से होता है, तो ये जो है गुर्दे का कार्य करने के लिए जो है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निरक्षरों की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इस के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। श्वेत पत्र क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्वेत पत्र जो है ये क्या है। तो श्वेत पत्र की अगर हम बात करें तो श्वेत पत्र जो है ये सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत वर्णन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, श्वेत पत्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि श्वेत पत्र क्या है, सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत वर्णन रहता है, एक प्रकार का डायरी आप इसको बोल सकते हैं। तो यही है ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और भारत सरकार द्वारा अब तक 10 बार श्वेत पत्र का जारी जो है ये कर चुका है। कितने बार, 10 बार कर जो है श्वेत प्रकाश जो ये भारत सरकार द्वारा जारी कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है सिक्योरिटी प्रेस एवं नासिक के द्वारा किया जाता है। सिक्योरिटी प्रेस एवं नासिक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये सिक्योरिटी प्रेस नासिक जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके द्वारा किस किस नोटों का जो है इसका किस किस नोटों का जो ये मुद्रण किया जाता है, तो 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये, और उसके बाद 15
100 रुपये का किया जाता है, और ये 1000 का भी किया जाता था, लेकिन 1000 का भी क्या है वो बंद हो गया है, 2000 का चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ इसको आपको याद रखना है कि किस किस नोटों का किया जाता है। तो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपीज़, उसके बाद कितना का किया जाता है, ये 500 रुपीज़ का किया जाता है। तो 1000 का भी बंद है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किसके द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ब्लू पैसिफिक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना कि ब्लू पैसिफिक ये क्या है। तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ब्लू पैसिफिक एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। इसको जो है कब निर्मित किया गया था, 1998 में निर्मित किया गया था, जिसमें कि किसी भी प्रकार का वग नहीं पाया जाता, यानी त्रुटि नहीं पाया जाता। 1998 में इसको जो है निर्मित किया गया था, ब्लू पैसिफिक कंप्यूटर का निर्माण, जो कि एक प्रकार का क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि मौलिक अधिकार का जो है निलंबन ये कौन कर सकता है। तो ये जो है राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को मिला है, इसको अगर निलंबित करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्र जो कि आपातकाल की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद किसके द्वारा, ये भी पूछा जाता है कि आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है। तो ये 352 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, 352 के तहत। जब ये किया जाता है, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, 352 के तहत लागू किया जाता है, तो उस समय व्यक्ति का जो मूलभूत अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वह स्वतः खत्म हो जाता है। वो क्या होता है कि ये जो अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है स्वतः मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित हो जाता है। किसके द्वारा, अनुच्छेद 19 के द्वारा ये जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर उसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति चाहे तो वहां पर क्या कर सकता है, वहां पर अधिसूचना जारी करके मौलिक अधिकार, जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसको उसी स्थिति में जब आपातकाल की घोषणा की जाती है, किसके तहत, 352 के तहत जब किया जाता है, तो 352 के तहत जब यहाँ पर मान लेते हैं कि 352 के तहत किया गया, उसी समय अगर राष्ट्रपति चाहे तो अधिसूचना जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर सकता है। लेकिन इसलिए वो खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए अनुच्छेद 20 और 21 जो है कहता है कि व्यक्ति को जो प्रदत्त अधिकार मिला है उसको जो है कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो खत्म कर सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 कहता है कि व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 रोक लेता है, जिसके कारण वह नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, लेकिन किया नहीं जा सकता, लेकिन कर सकता है, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है किस शासक के द्वारा ये बनवाया गया था। तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। मौर्य शासक जो है अशोक था, और जिनके द्वारा कि ये बनवाया गया था बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है शासक बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर से। और ये मंदिर जो बोध गया में वहीं पर है जहाँ की भगवान बुद्ध का क्या जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को, ये मंदिर जो है वहीं पर स्थित है। बोध गया में महाबोधिक मंदिर स्थित है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बंगर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में जो खादर एवं बंगर मिट्टी पाई जाती है ये किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये जो है जड़ोर मिट्टी है। क्या है, जड़ोर मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे छोड़ते क्या है, तो O2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वो किस ग्रहण का ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं कि ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसको कौन पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर वही ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगी। कार्बन, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। और आपको देखना है कि आप कितना इसमें से सही कर पाए, आपको कमेंट बॉक्स में साथ में बताना है, ताकि हमको आपका जो है तैयारी का लेवल पता चलेगा, तो उस लेवल का जो है हम क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए, और ये जो है सारे जो है कई एग्जाम में, ये जो है कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और ये जो है बिहार फायरमैन के जो है लेवल से मैंने इस क्वेश्चन को कलेक्ट किया, और इसमें जो सारे जो है बहुत सारे प्रश्न जो बिहार फायरमैन के एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको जो है ध्यान से करना है और साथ में आपको बताना, ताकि आपका प्रिपरेशन जो हमें पता चलेगा, तो उस लेवल से हम जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए 29 नंबर में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर पहले क्या था, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट पास है, हमको लगा कि छूट गया क्या, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए जो है सूक्ष्म पोषक होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि पौधे के लिए जो है कौन सा पदार्थ जो है सूक्ष्म पोषक होता है। तो यहाँ पर बोरान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए, यहाँ पर जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक का काम करता है। अगर हम पौधे की बात करें कि कौन कौन से पदार्थ जो पौधे के लिए जो सूक्ष्म पोषक का कार्य करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, उसके बाद MO हो जाएगा जो कि मोलिब्डेनम के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है, चलिए इसको लिख देते हैं, मोलिब्डेनम के नाम से जाना जाता है MO को, ये जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर कॉपर जरूरी है, उसके बाद क्लोरीन जरूरी है। तो इनमें से आपको यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन में कौन सा दिया है, तो बोरान दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि बोरान जो है ये पौधे के सूक्ष्म पोषक के लिए अति आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पर्वत K2 के नाम से जाना जाता है, पर्वत K2 के नाम से कौन सा एवरेस्ट इसमें से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका गार्डविन आइंस्टीन जाना जाता है K2 के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये पूरा विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर पहली की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च शिखर, यानी कि कहने का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है। और ये कहाँ है, तो ये जो है नेपाल में स्थित है। इसकी अगर हम माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें जो नेपाल में स्थित है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है। अगर हम इसकी बात करें कि K2 यानी गार्डविन आइंस्टीन की अगर हम बात करें कि ये जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8611 मीटर है। दोनों की ऊंचाई आपको याद रखना है, ऊंचाई भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पर्वत चोटी यानी पर्वत K2 के नाम से जाना जाता है। तो ये गार्डविन आइंस्टीन को नाम से जाना जाता है, जो क्या है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज इतने तक था। और ये ये देखिए, ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये भारत का जो है दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। क्या है, ये भारत का दूसरी बड़ी चोटी है, ये भारत में स्थित है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर K2 हो जाएगा। लेकिन पूरा विश्व के बारे में अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्व के बारे में अगर सर्वप्रथम पूछा जाए कि यानी कि 1 नंबर पर कौन है, तो वो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 नंबर पर पूछा जाए तो 2 नंबर पर पूरा विश्व में क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, यानी गार्डविन आइंस्टीन हो जाएगा, इसको गार्डविन आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इतने आज जो है प्रश्न लेकर के आए थे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल पर जो भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर प्रेस कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।